हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए फ्रेंड, आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताई थी कि ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो बिहार दरोगा स्पेशल को लेके हो रहा है। बट आप ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी समान अध्ययन, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसी को फोकस कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो इतिहास स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री विषय से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, ऐसे करके आगे करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग जानेंगे इतिहास विषय के बारे में। तो हम लोग आज जानेंगे कि इतिहास विषय के जनक कौन हैं, इतिहास विषय का क्या परिभाषा है और इतिहास विषय को कितने कालखंडों में बांट के पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि इतिहास विषय का इंट्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इतिहास विषय के इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि इतिहास विषय के जनक किसे माना गया है। ठीक है, तो इतिहास विषय के जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जो कि यूनान के रहने वाले थे और उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतिहास का मतलब क्या था। तो इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि इति जोड़ ह जोड़ आस, इससे बना है हमारा इतिहास। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग इसके परिभाषा को जानते हैं। इसका परिभाषा है कि इतिहास एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम पूरे अतीत का दर्शन कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इतिहास एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम पूरे अतीत का दर्शन कर सकते हैं। इसे कहने का मतलब हुआ कि इतिहास का मतलब हुआ कि हम लोग जो बीत गया है समय उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। और आगे हम लोग देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इतिहास को 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग 3 भाग को ही पढ़ते हैं। जैसे पहला भाग होता है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो समय निर्धारण किया गया है वो आरंभ से लेके 800 ईस्वी तक किया गया है। आप देख सकते हैं कि आरंभ से लेकर 800 ईस्वी तक प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का निर्धारण किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का जो हम लोग देखते हैं, मध्यकालीन भारत में हम लोग देखते हैं कि 800 से लेकर 1761 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मध्यकालीन भारत के बारे में आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। ऐसे तो जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बात होगी ही, लेकिन थोड़ा सा आपको हम चर्चा कर देते हैं कि मध्यकालीन भारत जो है 800 से लेके 1761 ईस्वी तक है। इसमें भी हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला जो मेरा 800 से लेके 1206 ईस्वी तक है उसको हम लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है, जिसमें पूर्व मध्यकाल में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिंध का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण। सब हमको 800 से लेके 1206 के बीच में ही हुआ। 1206 से ले 1200 तक, 800 से लेके 1200-600 तक हुआ था। थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हम देखेंगे कि 1206 से 1526। ओके फ्रेंड्स, तो 1206 से लेके 1526 में हम लोग दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है, जिसमें विभिन्न राजवंश हुए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक हम लोग देख सकते हैं कि इसमें गुलाम वंश
या मामलुक वंश बोलना ज़्यादा उचित है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ओके फ्रेंड्स, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1526 से लेके 1761 तक। तो 1526 से लेके 1761 तक मुगल काल का समय माना जाता है, मुगल पीरियड। ओके फ्रेंड्स, 1526 से लेके 1761 तक, जिसमें मुगल वंश के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें बाबर से लेके और औरंगजेब तक का काल है, 1761 तक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, एक मिनट थोड़ा सा। ओके फ्रेंड्स, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा। अब आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत जो हम लोग देखेंगे वो 1761 से लेके 1947 तक। ओके फ्रेंड्स, 1761 से लेके 1947 तक का इतिहास हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि आधुनिक भारत 1761 से लेके 1947 तक हम लोग पढ़ेंगे एकदम। और नेक्स्ट जो होता है वो विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग देखें इतिहास का इंट्रोडक्शन, इतिहास के जनक, इतिहास किसे कहते हैं, उसके बाद परिभाषा देखें, इतिहास को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखें। अब पूर्ण रूप से हम आपको ये बताने वाले हैं कि सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्राचीन भारत से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जिस चीज़ को पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सिलेबस हम लोग जान लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना है उसमें प्राचीन भारत में। क्योंकि प्राचीन भारत से भी आपको क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत से रहता है, इसलिए प्राचीन भारत को भी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो आइए आपको हम प्राचीन भारत के सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि प्राचीन भारत जो है वो आरंभ से लेके 800 ईस्वी तक है। अब आरंभ कहने का मतलब ये नहीं कि पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे नहीं, ईसा पूर्व, आरंभ के ईसा पूर्व से लेके और 800 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा देखा गया है कि प्राचीन भारत को जानने के लिए स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्रोत को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो प्राचीन भारत को समझने में मुझे आसानी होगी, आपको भी होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत। तो स्रोत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो स्रोत में होता है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ओके फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, फिर पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल और फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ओके फ्रेंड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अगर देख लीजिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का जो
काल है, हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो हमको 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। किसी किसी बुक में आपको 1800 भी मिलेगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे टेंशन में मत आ जाइएगा कि यहाँ 1800 से वहाँ 1750 मैम बताएंगे, ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि वैदिक सभ्यता में हम लोग वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता का जो काल है वो है 1500 BC से लेके 600 BC तक। ठीक है फ्रेंड्स, 1500 BC से लेके 600 BC तक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। और इसमें भी हम लोग इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो है वो ऋग वैदिक काल। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक काल इसलिए इस काल को कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेद जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग वैदिक काल का जो समय है ये वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जो प्राचीन भारत में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का काल। ओके फ्रेंड्स, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध काल, जैन काल और महाजनपद का काल, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें 16 महाजनपद के बारे में पूरे टोटल हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है मौर्य काल, मौर्य पीरियड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो समय काल है 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। अब आप लोग समझ रहे हैं, ईसा पूर्व इतना तो बताने का जरूरत नहीं, आप लोग इतना तो समझदार हैं, पूरा समझ के रखे होंगे अभी तक। तो आपको यहाँ पे 321 BC से लेके 185 BC तक। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग, अच्छा देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर जैसे कि इस सब के बारे में थोड़ा चर्चा किए, तो आपको मौर्य काल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मौर्य काल में जैसे कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में, तो ये सब हम लोग शासक के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, और मौर्योत्तर काल को विदेशी आक्रमण के काल भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे विदेशी आक्रमण का काल, और इसका जो समय निर्धारण किया गया है 185 ईसा पूर्व से 321 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, 185 ईसा पूर्व से 321 ईस्वी। अब देखिए, अब यहाँ पे ईसा पूर्व से हम लोग ईस्वी में आ गए हैं। ठीक है, जैसे ईसा पूर्व उल्टा चलता है, हम लोग क्या जैसे कि 199 ऐसे करके होता है, तो ईसा पूर्व उल्टा चलता है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि 185 ईसा पूर्व था वो, और 321 ईस्वी, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जो हाँ, तो इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सिमुक, इसमें मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, और सातवाहन वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो सिमुक था, उसके बारे में पढ़ेंगे, और आगे भी जो राजा लोग हुए उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस काल को विदेशी आक्रमण का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय हिंद यवन का आक्रमण हुआ था।
जो कि बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के रहने वाले थे, जहाँ के शासक मिनांडर था, वहाँ उसका आक्रमण हुआ था, इसलिए इसको, और सक्सिथियन का भी आक्रमण हुआ था। वैसे एक दो और है, उनके बारे में भी हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो चर्चा करेंगे। और सक्सिथियन के बारे में आपको बता दें कि ये लोग ईरान और सीरिया के रहने वाले थे, और वहाँ का शासक जो था नहपान, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो गुप्त काल है। आप लोग तो भली भांति इसके बारे में परिचित होंगे कि गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो गुप्त काल जो है वो 550 से लेके 606 ईस्वी तक, आप लोग समझ रहे हैं, 550 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि गुप्त काल में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उस समय कौन सा धर्म था उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें ब्राह्मणों का क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें स्थापत्य कला में मंदिर का क्या था वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब गुप्त वंश में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में। नेक्स्ट जो है वो गुप्तोत्तर काल है, ठीक है। गुप्तोत्तर काल है, इसका जो समय है 550 से लेकर 606 ईस्वी तक। गुप्तोत्तर काल का जो टाइम पीरियड है वो 550 से लेकर 606 ईस्वी तक है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हर्षवर्धन का काल। हर्षवर्धन का काल देखेंगे, और हर्षवर्धन काल जो है 606 से लेके 647 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग हर्ष उत्तर काल देखेंगे, ये 647 से लेके 800 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगी, और जो प्राचीन भारत के मैं जो सिलेबस आपको बताया इसमें आपको कुछ नहीं छूटेगा, सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको कोई, जैसे कि हम आपको गुप्त काल, स्थापत्य कला, तो ऐसे करके हम टॉपिक बना के आपको दे दें, ये नहीं। जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल एकदम कर्मबाढ़ होगा, और पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगी, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। आप इसके लिए बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, आपका कुछ नहीं छूटने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज देखें इतिहास विषय के प्राचीन भारत के सिलेबस के बारे में हम लोग जानें कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझिए, ठीक है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्राचीन भारत जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग क्या काम कीजिएगा, कोई एक अच्छा सा बुक है, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, ठीक है, जैसे कि स्रोत, तो आप उस स्रोत को किसी बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि आप जो टॉपिक पढ़ें वो टॉपिक आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको आराम से और स्थिर से इसलिए बताती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो बात आपको बताऊँ आप मेरा वीडियो देखिए, और कम से कम 70-75% बात उसी समय आपके जहन में उतर जाए। मेरा ये मकसद है। ओके फ्रेंड्स, तो आप, और एक और बात है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप पूरे वीडियो को देखिएगा कि उसमें एक भी आपका चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी वो सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए उस चीज़ को, ठीक है। अब आइए आप लोग को हम एक और चीज़ बताते हैं कि इतिहास सब्जेक्ट के बारे में, कि आपको बुक वगैरह, बुक के लिए तो खैर मैं पहले ही चर्चा कर ली हूँ, आप उसको पढ़िए और ऑब्जेक्टिव भी बनाइए, ठीक है। उसके बाद अभी एग्ज़ाम में तो खैर प्राचीन भारत से और प्रागैतिहासिक काल वगैरह से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसलिए आप एकदम तैयार रहिएगा, एकदम अच्छे से तैयार रहिए, और
पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कीजिए कि इस बार चाहे जो हो जाए जॉब तो हम लेके ही रहेंगे। क्योंकि जब आप अच्छे से किसी चीज़ को समझते हैं, अच्छे से किसी चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो वो आपका हमेशा के लिए याद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल से मैं आपका प्राचीन भारत स्टार्ट करूँगी। आप लोग एकदम टाइम से एकदम अपना वीडियो को देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। जय हिंद।